Today we are going to start a new chapter, electricity. This is the chapter of class 10th. So friends, आप सब जानते होंगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है। आप सभी ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते होंगे, जैसे कि आप घर में बैठ के ये ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। आप घर में बैठे हो, फैन चल रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो आज हम इस ब्लैक बोर्ड पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा पाते, सारी दुनिया डार्क देखती। सो समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। चार्ज का स्टडी दो तरह से हम लोग करते हैं, एक तो चार्ज एट रेस्ट और एक चार्ज इन मोशन। यानी कि चार्ज एट रेस्ट जो होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और आगे जब जाइएगा हायर क्लासेस में इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के नाम से पढ़ना है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और जो चार्ज इन मोशन होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, तो इस क्लास में हमें मेनली फोकस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कि चार्ज इन मोशन। ठीक है, अब कुछ देखते हैं इसका एग्जांपल चार्ज एट रेस्ट का। जैसे कि मतलब इंसुलेटर होता है, उसमें चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो मूव नहीं करता है, अपने जगह पे रेस्ट ही रहता है। ठीक है ना, मूव नहीं करता है। और वहीं किसी मेटालिक कंडक्टर में हम चार्ज को इंड्यूस करते हैं तो वो मोशन करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी ऑफ चार्ज होता है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है चार्ज को समझना। ठीक है ना, तो हम समझते हैं चार्ज क्या होता है। तो आइए फ्रेंड, चार्ज जो होता है, चार्ज एक पार्टिकल नहीं है, चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी मटेरियल का इंटेंसिव प्रॉपर्टी चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज मतलब किसी भी पार्टिकल तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। तो चार्ज बेसिकली दो ही चीज पे होता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज होता है, तो इसको हम लोग इस चैप्टर में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोटॉन पे आखिर कितना चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज है। ठीक है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। सबसे कम अमाउंट का चार्ज यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे। बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। बस फर्क यह है कि इसका साइन निगेटिव है, यानी कि निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, अब चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि लाइक चार्ज जो होता है पॉजिटिव, देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनलाइक चार्जेस की, यानी कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि चार्ज कैसे मोशन करता है किस कंडक्टर और इंसुलेटर में। तो सबसे पहले हम मोशन से पहले कंडक्टर और इंसुलेटर को समझेंगे कि आखिर इसमें क्या ऐसा चीज होता है जिससे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में चार्ज का मोशन होता है। तो आइए जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। मटेरियल्स दैट अलाउ टू फ्लो चार्ज थ्रू देम, यानी कि कोई इस दुनिया में
जितने भी सारे मटेरियल हैं या तो इंसुलेटर हो सकते हैं या कंडक्टर हो सकते हैं। अब आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो उसके बारे में अभी हम डिटेल्स में मतलब व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी हम समझेंगे बस कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज इंड्यूस करने पे वो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ कर दे, यानी कि अपने से चार्ज को पास करने दे, ठीक है ना, उसको कंडक्टर बोला जाता है। और इंसुलेटर जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसको फ्लो नहीं करने देता है, पास नहीं करने देता है। जहाँ पे आप चार्ज उसको दीजिएगा वहीं का वहीं रुक जाता है, यानी कि रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है मेटल्स, और इंसुलेटर का एग्जाम्पल है ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ठीक है। यानी कि जितने भी प्लास्टिक होता है उसमें आप करंट को इंड्यूस कीजिएगा तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि फॉर एनी मटेरियल्स टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अब हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो हमें तो इंसुलेटर से उतना मतलब है नहीं, ज़्यादा हम फोकस करेंगे कंडक्टर्स पे। तो कंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर होने के लिए क्या क्या उसके अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन अच्छा कंडक्टर हो सकता है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो आखिर मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है, आइए हम जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड हैव सम फ्री चार्जेस, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसके पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सके करंट इंड्यूस्ड होने पे। तो देखिए, एक हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक मेटल लिए हैं और एक नॉन मेटल का टुकड़ा लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन है सारी जगह पे, प्रोटॉन भी है, तो यानी प्रोटॉन भी यहाँ बहुत सारी जगह पे होगा, लेकिन प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड होते हैं, तो उसके बारे में तो देखना नहीं है क्योंकि मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल है, इसमें भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स में और जाते हैं कि इसके एटॉमिक साइज पे कंपेयर करते हैं, एटॉमिक लेवल पे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास ऑर्बिट रहता है, ठीक है ना, ऑर्बिट रहता है, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट होता है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, तो केमिस्ट्री की चीज है, पर थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको नॉलेज दे देते हैं। इसको लास्ट में जो ऑर्बिट है ना, इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये नहीं कि इसमें से ना निकले, इसमें से क्यों नहीं निकल गया, ऐसा नहीं होता है, इसमें से नहीं निकलता है। जब तक इसका ऑर्बिट पूरा खाली ना हो जाए तब तक इसमें से निकल नहीं सकता है, ठीक है। और जो लास्ट ऑर्बिट होता है, लास्ट सेल जो होता है, उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और जो नॉन मेटल है उसमें भी अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, उसके भी ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें भी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पर फर्क इतना है कि मेटल्स का जो एटॉमिक साइज होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल बड़ा होता है मेटल का, और बड़ा होने की वजह से इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ड्यू टू मोर ऑर्बिट और ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है। अब जब साइज बड़ा हो गया तो आपको पता है कि जब साइज बड़ा हो गया तो फोर्स कम लगेगा, यानी कि जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज इसको कम अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको इलेक्ट्रॉन करता है अट्रैक्ट, बाइंड करके रखता है अपने पास, ठीक है, अपने पास बाइंड करके रखता है इसको। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा, तो आसानी से इससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, यानी कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करने के लिए, इसलिए बोला जाता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं थोड़ा नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल का जो साइज है छोटा होता है, जब छोटा होता है तो इसका रेडियस भी छोटा होता है, जब रेडियस छोटा होता है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा बाइंड करके रखेगा, छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, ठीक है। और वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग कैरेक्टर इज मोर इन मेटल देन नॉन मेटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी मेटल में ज़्यादा होती है, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ तक हम समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है,
इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है और उसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में हमने समझा कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी कंडक्टर में, यानी कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसी कंडक्टर में किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे, कहीं भी नहीं, किसी एक पार्टिकुलर या किसी खास जगह पे देखा जाता है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इससे कितना पास करेगा, तो जो जितना पास करता है ना वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसीलिए लिखा गया है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि एक समय में, मतलब 1 सेकेंड में। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। कहीं भी यूनिट मिल जाए आपको लिखा हुआ तो आप समझिए कि वहां पे एक का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, कि मतलब इसमें ये समझना है। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है कि निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो बात करते हैं हम कि जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ तो उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उस समय जनरली अपने सुविधा के लिए लोग समझते थे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, यानी पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की तरह जाता है। ठीक है ना, तो इट मीन्स कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये पहले की बात है, लेकिन एक कन्वेंशनल करंट होता है, आपके बुक में लिखा होगा, आप उसको एक बार पढ़िएगा कि कन्वेंशनल करंट उसको बोलते हैं कि कोई भी सर्किट में जस्ट इसके अपोजिट मूव करता है, यानी कि निगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव की तरह जाता है। ठीक है ना, और करंट का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन होता है एंड ऑलवेज अलोंग विथ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक लाइन में फिर समझते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग विथ पॉजिटिव चार्ज होता है और अपोजिट टू दी नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, इसको आई से डिनोट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है कि Q/T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपके बुक का कि I = Q/T। फॉर्मूला आया कहाँ से, तो यहीं से आया है, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। तो पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी कि आप सब सुने होंगे कि आपसे कोई पूछता है कि चावल कितने केजी का था, तो आप बोलते हैं चावल का रेट क्या था, तो आप बोलते हैं कि 7 रुपीज पर केजी, यानी पर का मतलब डिवाइड होता है केजी। ठीक है, तो यही पे वो भी लिखा हुआ है कि पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइड और ऊपर बाई में टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो Q का बात करें, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, इसका ऐसा यूनिट में, तो Q को कूलम से डिनोट करते हैं, टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं, और यही इसका कूलम को C और सेकेंड को S से लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी वायर में, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट में कितने, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई एमीटर होता है, और आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है कि कितना है, 5 एम्पियर है कि 10 एम्पियर है, तो उसको एमीटर से मेजर किया जाता है। और कोई पूछे कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, तो सीधे सा आप जवाब दीजिएगा कि इसको सीरीज में जोड़ के और इसका मेजरमेंट हम करते हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट में सीरीज में, जैसे यहाँ पे हुआ एमीटर लगाना हो तो आप आराम से यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं सीरीज में। ठीक है, और
इधर से पॉजिटिव हो गया और इधर से आएगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे मेजर किया जाता है करंट को। अब हम आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया होगा, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड अक्रॉस वायर पर यूनिट सेकेंड, यानी कि फिर से इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए हम साइड में कहीं लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। When 1 coulomb of charge is passed across 1 coulomb, यानी कि 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना हो तो 1 कूलम चार्ज पास होना चाहिए पर यूनिट सेकंड में। पर यूनिट का मतलब 1 होता है, यानी कि 1 सेकंड में। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया कि एम्पियर इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया होगा, देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि चार्ज कितना है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। अभी तक तो हमने आप एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर Q हमको निकालना है तो I T को इधर दे देंगे तो Q सेपरेटली यहाँ पे बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। देखिए याद रखिए, कोई भी यूनिट रखना है तो उसके सिंपल यूनिट में रखना है। यानी कि अगर करंट को रखना है तो वो एम्पियर में होना चाहिए, टाइम को रखना है तो सेकेंड में होना चाहिए। किसी भी चीज को रखने के लिए उसे ऐसा यूनिट में रखा जाता है, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। करंट तो एम्पियर में होता है। टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट और हमें चाहिए क्या सेकेंड में। तो वही 10 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 600 सेकेंड हो जाएगा और रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 300 कूलम, यानी चार्ज का वैल्यू क्या हो गया 300 कूलम। और भी एक्सरसाइज होगा आपके बुक में, बनाते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आइए फ्रेंड्स इस पे बात करते हैं। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा कि हम एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, दोनों में वाटर भरा हुआ है, फिलअप किया हुआ है और एक पाइप है। तो इसको दोनों एक दूसरे से पाइप के थ्रू अटैच किए गए और दोनों में वाटर का लेवल सेम है, ठीक है। तो जरा सोचिएगा, क्या इसमें सिर्फ पानी का फ्लो होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। और यही किसी में, और चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे इसमें अगर पानी का लेवल मान लीजिए कि हम इतना रख रहे हैं और इसमें थोड़ा कम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी पाइप है। अब बताइए जरा कि इसमें पानी का फ्लो होगा कि नहीं होगा? कहां से कहां होगा? तो इस पाइप से इस पाइप में थ्रू होगा। क्यों? इसमें से क्यों इसमें नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका लेवल हाई है, यानी कि हाई लेवल है, इसका लो लेवल है, ठीक है। इसलिए इसमें से पानी निकल के इसमें जाएगा। तो यहां से हमको एक बात सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज के फ्लो के लिए उसमें डिफरेंस का होना जरूरी है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? तो इसमें इस लेवल तक पानी है और यहाँ पे इतना का डिफरेंस है, ठीक है। जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं, यानी किसी भी चीज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। किसी भी चीज के फ्लो के लिए जो बीच में डिफरेंस होना चाहिए उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, ये तो पानी का हम बात कर रहे हैं और अब हम बात करते हैं एक सर्किट में। तो देखिए इनिशियली क्या होता है कि अगर कोई भी वायर किसी सर्किट से न जुड़ा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है रैंडमली होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है।
तो चारों तरफ से इधर से जाके इधर टकराता है, इससे जाके इधर टकराता है, फिर आके अपने पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि कोलिजन होता है इसके बीच में। कोलिजन होके फिर अपनी जगह पे आता है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता है अभी, जब तक इसमें भी पोटेंशियल का डिफरेंस ना दिया जाए। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी भी चीज के लिए पोटेंशियल, किसी भी चीज के फ्लो के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे कि कोई एक हॉट बॉडी है और एक कूल बॉडी है, उसमें भी अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर का फ्लो होना चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए क्या कि टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। एक टेम्परेचर हाई है, एक का लो है, और उसको कांटेक्ट में लाइएगा तो हाई से लो की तरह मूव करने लगेगा, ठीक है। तो सेम चार्ज में भी होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह मूव करने लगता है। जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं एक सेल से क्यों, सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। कैसे, तो देखिए समझते हैं, सेल का स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक सेल होगा, इसमें बैटरी होगा, इसमें होता क्या है ना कि दो केमिकल होते हैं, एक इसमें होता है रॉड होता है केमिकल 1 और केमिकल 2, इसमें पाउडर टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपस में रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन करके और इसमें का सारा इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाता है, और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बच गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाने की वजह से ये निगेटिव टर्मिनल चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई पॉजिटिव चार्ज करेगा, निगेटिव टर्मिनल निगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। तो अभी सर्किट ब्रेक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडमली था, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे इसको ऑन करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे, सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा इधर मूव करने लगेगा, एक डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हुआ क्या कि जैसे सेल लगाते ही एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ मैकेनिज्म था। और बात करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की। आइए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन समझते हैं। लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए जो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जो यहाँ जाता है, उसमें जो वर्क डन हुआ है, इसमें इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कुछ वर्क डन होता है। उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ तक आता है। तो यहाँ तक आने में जो वर्क डन हुआ है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अपने से नहीं हो जाता है, किसी भी चीज पे काम करने के लिए उस पे कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वही वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा हुआ है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन को हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्क पर एनर्जी में कि W से डिनोट करते हैं और यूनिट चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट देखें तो वर्क का जूल होता है और Q का कूलम होता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन 1 वोल्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other, यानी कि 1 वोल्ट उसको बोलते हैं कि एक कूलम चार्ज को 1 जूल एनर्जी के साथ लेके जाया जाए उस पॉइंट तक, उसी
पॉइंट को बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है ना। इसे एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 वोल्ट का कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि 1 जूल को, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें ले जाना है वहां तक पहुंचा दे, ठीक है ना, 1 जूल एनर्जी के साथ, उसी को 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट को ऐसा यूनिट के साथ लिखना हो तो 1 जूल पर कूलम। जो एप्सिलॉन जो निगेटिव है ना, उसको निगेटिव मत समझिएगा, ऊपर कूलम उसको बोलते हैं। इसी को अगर फिर तोड़ के लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 जूल अपॉन कूलम, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, देखिएगा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है 2 कूलम और वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। अभी तो आपको फॉर्मूला मिल ही गया है, तो इसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का वैल्यू हो गया V इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो वर्क डन यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते हैं 12 इंटू 2 यानी 24 जूल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में और मिलेंगे, आप उसको कीजिएगा। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट थ्रू इट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम है, वहीं इस थ्योरी को दिए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कंडक्टर लिए और एक सेल लिए, ठीक है। क्या किए ना कि उस कंडक्टर में जितना वोल्टेज बढ़ा रहे थे, देख रहे थे करंट का वैल्यू, करंट का अमाउंट उतना ही बढ़ रहा है। यानी कि आप इस ग्राफ से समझ रहे होंगे कि इस लाइन पे हम करंट को प्लॉट किए हैं और इस लाइन पे पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब करंट का वैल्यू 1 एम्पियर रखा तो वोल्टेज 4 वोल्ट था। जब करंट का वैल्यू 2 एम्पियर किए तो वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया। यानी कि जैसे जैसे करंट को बढ़ा रहे थे या फिर वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट वैसे ही बढ़ रहा था। करंट कैसे बढ़ेगा? जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे ही करंट भी बढ़ रहा था। यानी कि इससे ही कंक्लूजन निकला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही अमाउंट में करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से V इक्वल टू RI एक फॉर्मूला आया, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू में जब बदले तो यहाँ पे एक R कांस्टेंट लगा दिया। अब R क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी ओम्स लॉ को और डिफाइन करते हैं, ठीक है। इससे आप चाहें तो 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। V का वैल्यू RI हो गया, या फिर इसी को IR भी वो लोग बोलता है। यहाँ से R का वैल्यू भी निकल सकता है, R इक्वल टू V बाई I। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V बाई R। यानी कि 3 फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाता है। इसके पिछले वाले में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वहां से भी 3 फॉर्मूले निकल सकता था और पोटेंशियल डिफरेंस में भी, तो वहां पे आप खुद कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे हम लोग ने किया कि डिफाइन 1 एम्पियर 1 वोल्ट, वैसे ही आपको मिलेगा कि डिफाइन 1 ओम करने के लिए 1 ओम क्या होता है। यानी कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere, then resistance of the conductor is 1 ohm। यानी कि किसी भी करंट कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो तो 1 वोल्ट में, तो उसी को 1 ओम का कहते हैं। यानी कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है 1 ओम इक्वल टू, ठीक है। तो यही हो गया 1 ओम का डेफिनेशन, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। आइए इसको थोड़ा एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें वायर एक कनेक्ट है। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से सेल पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज देगा और निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज सेंड करेगा। यहाँ पे पॉइंट A दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट B दिया हुआ है। जब सेल का वोल्टेज 1 वोल्ट हो और यहाँ पे इसका
करेंट 1 एम्पियर आए उसी को 1 ओम बोलते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट सिंपल में लिखना चाहें तो वोल्ट को भी लिख सकते हैं और एम्पियर को ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब इतना कुछ है और आगे हम फिर पढ़ते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है।